सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की यह 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है कर्जन की शिक्षा नीति जो 1904 में आई थी। अब कर्जन की यह शिक्षा नीति क्या थी, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या इसने भारतीय शिक्षा पर प्रभाव डाला, अपना वह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन ने शिमला सम्मेलन भी बुलाया था 1901 में। इसके बारे में भी बीएड एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह भी हम इस सेशन में ही कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशन पॉलिसी। यह शिक्षा नीति कब आई थी? 1904 में आई थी। इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति आई थी? 1882 में आई थी। हंटर आयोग आया था 1882 में। हंटर आयोग ने क्या कहा था, जो ब्रिटिश सरकार है या अंग्रेज हैं, वे भारत की शिक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर न ले, उस पर सरकार पूरा नियंत्रण न रखे। भारतीयों की जो शिक्षा की जिम्मेदारी है, या तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को ही दे दे कि आप प्राइवेट स्कूल खोलो, खुद फीस ले लो, खुद अपनी शिक्षा की व्यवस्था कर लो, या फिर प्रांतीय जो संगठन है, प्रांतीय जो संस्थाएं हैं, रीजनल बॉडीज हैं, तो उन बॉडीज को हम शिक्षा की व्यवस्था की वो दे दे जिम्मेदारी कि प्रत्येक प्रांत अपने प्रांत में खुद शिक्षा की व्यवस्था कर ले, जिस प्रकार भी वो करना चाहता है उसे छूट दे दे। तो मेन मुद्दा ये था हंटर आयोग का कि जो सरकार है, अंग्रेज सरकार, वह शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर न ले। उसके बाद लॉर्ड कर्जन साहब आए हमारे, ये भारत के वाइसरॉय बने। इन्होंने क्या कहा, 1882 का जो हंटर आयोग है, इसकी बातें इन्होंने नकार दी कि ये बात सही नहीं है। इन्होंने कहा किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में अगर हम सुधार करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का पूरा नियंत्रण करना होगा, उस देश के विद्यालयों पर कठिन नियम लगाने होंगे, तब जाकर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था और इनकी यही नीति थी। इसी नीति को लेकर ये आगे बढ़े और भारत की इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वाइसरॉय था। वह जो कर्जन था वह विद्वान था, कुशल प्रशासक था और पाश्चात्य सभ्यता का परम भक्त था। शिक्षा में स्वतंत्रता की नीति का कर्जन विरोधी था। ये जो शिक्षा में स्वतंत्रता हम प्रदान कर रहे हैं ना विद्यालयों को या किसी भी समाज को कि भारतीयों को आप अपनी खुद शिक्षा की व्यवस्था कर लो, या फिर किसी प्रांत को कह दिया कि किसी प्रांत की किसी संस्था को कह दिया कि आप अपनी पूरे प्रांत में शिक्षा की व्यवस्था खुद अपनी मर्जी के अनुसार कर लो। तो ये जो शिक्षा की व्यवस्था थी ना, स्वतंत्रता वाली, स्वतंत्रता देना शिक्षा में, कर्जन इसका विरोधी था। उसका विश्वास था कि किसी भी देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का अधिक से अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये कर्जन का मानना था, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, मतलब वह शिक्षा जो है सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, एवं प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में रुचि दिखाता था। कर्जन की भारतीय शिक्षा में रुचि थी, वह उसका पुनर्गठन करके उसमें सुधार करना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक प्रयास भी किए थे। कर्जन ने क्या क्या प्रयास किए? भारतीय शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से कर्जन ने 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसका सभापति वह खुद बना। लॉर्ड कर्जन ने अपने सभापतित्व में 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जो एक गुप्त सम्मेलन था, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। बाहर भारतीयों को न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ जानकारी नहीं थी। एक गुप्त सम्मेलन बुलाया था, गुप्त शिक्षा सम्मेलन, जिसे शिक्षा सम्मेलन या फिर शिमला शिक्षा सम्मेलन कहा गया था। क्या कहा गया था? कर्जन ने क्या किया, 1901 में शिमला में अपने सभापतित्व में, खुद सभापति बना था वह, उसका एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे शिमला सम्मेलन या फिर शिमला शिक्षा सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन में भारत के सभी प्रांतों के शिक्षा संचालकों एवं ईसाई प्रचारकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। अब जो प्रांत के शिक्षा संचालकों को क्यों आमंत्रित किया था? क्योंकि जो हंटर आयोग आया था उसने सभी प्रांतों को शिक्षा की जिम्मेदारी दे दी थी। तब सभी प्रांतों के शिक्षा संचालक थे, वे शिक्षा की जिम्मेदारी अपने प्रांतों में निभा रहे थे। तो सभी प्रांतों के शिक्षा संचालकों को इसने बुलाया और ईसाई धर्म के प्रचारकों प्रसारकों को बुलाया। इस सम्मेलन की जानकारी भारतीयों को नहीं दी गई थी, क्योंकि यह गुप्त सम्मेलन था। इसने गुप्त रूप से रखा था। अंग्रेज थे, ये आपस में ही भारतीय शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला। इस सम्मेलन में
भारतीय शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान से बहुत गंभीरता से विचार किया गया था। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर पहलू पर विचार किया गया था तथा भारतीय शिक्षा के बारे में 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये 150 प्रस्ताव ऐसे पारित किए गए थे कि अब भारतीय शिक्षा इस अनुसार होगी या इन प्रस्ताव के अनुसार होगी। इन प्रस्ताव के अनुरूप कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को 1904 में सरकारी प्रस्ताव के रूप प्रकाशित कराया। अब वो ये जो 150 प्रस्ताव पारित हुए थे, इन प्रस्ताव के अनुरूप ही कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति 1904 में पारित की और उसे सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित करवा दिया। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति हल्का सा समझ पाए अब क्या होती थी, कैसे कैसे उसने क्या किया था। और शिमला सम्मेलन भी अब आप समझ गए, शिमला सम्मेलन भी लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से ही संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में तत्कालीन भारतीय शिक्षा के जो दोष हैं, उन दोषों से लोगों को जागरूक किया तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव भी दिए। लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या दोष बताए कि उस टाइम पर भारतीय शिक्षा में क्या दोष थे और उनके सुझाव आगे बात करेंगे। अभी हम दोषों की बात करते हैं। पहला दोष बताया कि संख्यात्मक दृष्टि से भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में काफी दोष है। 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है, 4 में से 3 लड़कों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती, 40 में से 1 लड़की केवल विद्यालय जाती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक। ये प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें हम, 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है, 4 में से 3 लड़के प्राथमिक शिक्षा नहीं लेते और 40 में से केवल 1 लड़की प्राथमिक शिक्षा लेती है। उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है या फिर छात्र उसे केवल नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा ले रहे हैं। अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया है तथा भारतीय शिक्षाओं की उपेक्षा की गई है। ये एक भारतीय शिक्षा का दोष है। विद्यालयों में रटने पर बल दिया जा रहा है, सोचने समझने पर कम। इस वजह से भारतीयों का मानसिक विकास सही नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम या जो पाठ्य विषय है वे पूर्ण रूप से साहित्यिक हैं, उसमें औद्योगिक व व्यावसायिक विषयों का अभाव है। परीक्षाएं ज़्यादा की जा रही हैं, परीक्षाओं पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है, जिसकी वजह से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का पूरी तरह से प्रचार नहीं हो पाया है। लॉर्ड कर्जन का क्या मानना था, अगर हम भारतीय भाषाओं में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार करेंगे वो एक बेहतर ऑप्शन है अंग्रेजी में प्रचार प्रसार करने की तुलना में, क्योंकि भारतीय भाषाओं में करेंगे तो जल्दी से हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का, क्योंकि ये यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भी एक भक्त था। ये लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में दोष बताए उस टाइम पर। इन दोषों के समाधान के लिए लॉर्ड कर्जन ने कुछ सुझाव दिए, कुछ उपाय दिए। उन उपायों की अब बात करते हैं। ये 8 हेडिंग है जो लॉर्ड कर्जन के उपायों से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी, माध्यमिक शिक्षा संबंधी, उच्च शिक्षा संबंधी, पुरातत्व, कृषि, कला, केंद्रीय शिक्षा विभाग और नैतिक शिक्षा, इनसे संबंधी लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में सुझाव दिए। ये 8 हेडिंग आपको बीएड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में लिख कर आनी है। एक एक करके इन हेडिंगों को पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। अब लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव दिए उनकी बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है, उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना मुख्य कर्तव्य है सरकार का, अतः सरकार प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। पहला पॉइंट तो यह है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए, उसमें भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए, अंग्रेजी को हटा दिया जाए, शारीरिक व्यायाम और कुछ उपयोगी विषय जैसे गणित, कृषि आदि को स्थान दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा है कि एक तो उसमें भारतीय जो रीजनल लैंग्वेज है उन्हें स्थान दो, अंग्रेजी को हटा दो प्राइमरी एजुकेशन में से, शारीरिक व्यायाम, कृषि, गणित आदि विषय को रख दो। ये पाठ्यक्रम बताया लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए तथा प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनके वेतन में भी वृद्धि की जाए। ये 2 बात इन्होंने बीटीसी के बारे में बताई है। एक तो क्या कहा है, जो प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षण विद्यालय हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण किया जाए, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण जो विद्यालय है उनका निर्माण किया जाए। एक बात तो इन्होंने ये कही। और दूसरा ये कहा कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण का काल 2 वर्षों का किया जाए। मतलब आपकी बीटीसी कितने साल की हो गई, 2 साल की हो गई, और अभी तक बीटीसी आपकी 2 साल ही है। प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अभी तक 2 साल का ही है। तथा प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी शिक्षण विधियों में
थोड़ा सुधार किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली जो फ्रोबेल ने दी थी उसका प्रयोग किया जाए। यह प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अब माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर कर दिए जाएं। इन्होंने क्या बताया कि जो माध्यमिक विद्यालयों के स्तर को ऊंचा करना है ना हमें, तो जो उन्हें मान्यता दे रहे हैं हम और जो पैसा दे रहे हैं, सहायता अनुदान कर रहे हैं उनकी, उसके नियमों को कठोर कर दिया जाए। वही बात आ जाती है कि हमें नियम कठोर करने होंगे और शिक्षा पर सरकार को नियंत्रण करना होगा, तभी शिक्षा की व्यवस्था ऊपर हो जाएगी। यही लॉर्ड कर्जन ने कहा था। जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं वे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका का अदा करेंगे। ये पॉइंट इन्होंने क्या कहा, जो सरकारी स्कूल हैं वे प्राइवेट स्कूलों के लिए एक आदर्श विद्यालयों की भूमिका अदा करेंगे। प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल को देखकर उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। गैर सरकारी सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग तथा किसी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता लेना आवश्यक है। यह पॉइंट भी इन्होंने कहा, कोई भी माध्यमिक विद्यालय है वो एक तो शिक्षा विभाग से मान्यता लेगा और एक किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता लेगा। यह बात बाद में जाकर खत्म हो गई होगी, लेकिन इन्होंने कहा था जो सेकेंडरी स्कूल है हमारे 9, 10, 11, 12, ये एक तो शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे और दूसरा किसी यूनिवर्सिटी से भी मान्यता लेंगे। अब यूनिवर्सिटी से मान्यता लेने की क्या जरूरत सेकेंडरी स्कूल को। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, उनके ही छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी तथा मैट्रिक कक्षाओं में वे बैठ सकेंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही आर्थिक सहायता दी जाएगी, उन्हें पैसा दिया जाएगा, उनके छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और वही बच्चे 10वीं की परीक्षा में बैठ सकेंगे। ये आ गया आपका मैट्रिक, कि मैट्रिक कहाँ से आया है, 10वीं को मैट्रिक को वो क्यों बोलते हैं, यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर 10वीं क्लास को मैट्रिक बोलना शुरू कर दिया था। इनके पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक, व्यावसायिक व उपयोगी विषय को स्थान दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में ऐसे विषयों को स्थान दिया जाए जो बच्चों के काम आए। गैर सरकारी विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि उनका स्तर ऊंचा हो जाए। जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए सहायता अनुदान प्रणाली के तहत, जिससे कि उनका स्तर ऊंचा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालयों में उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो जिससे कि उनके शैक्षिक स्तर का विकास हो सके। अब विद्यालयों में टाइम टाइम पर निरीक्षक आता रहे। लॉर्ड कर्जन क्या कर रहा है, शिक्षा पर कंट्रोल कर रहा है। हर जगह पर देख रहे होंगे आप, नियम बढ़ा रहा है, मान्यता लो, मान्यता के नियम बढ़ा दो, कठिन कर दो उन्हें, विद्यालयों में निरीक्षक को भेजो टाइम टाइम पर, जिससे विद्यालय सही ढंग से चलते रहे। तो लॉर्ड कर्जन क्या कर रहा है, सरकार का नियंत्रण शिक्षा पर बढ़ा रहा है। स्कूलों की शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए तथा उन्हें साथ ही अंग्रेजी भाषा का भी उचित ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यह माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है। सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जाएं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है, टीचर ट्रेनिंग ली हुई है, टीचिंग ट्रेनिंग। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना अधिक मात्रा में की जानी चाहिए, जिससे प्रशिक्षित अध्यापक विद्यालयों में अध्यापन कर सकें। और जो माध्यमिक विद्यालय के प्रशिक्षण केंद्र है ना, उनकी भी संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। विद्यालयों में छात्रों के व्यवस्था तथा मनोरंजन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में छात्रों के मनोरंजन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, इतनी बात भी ठीक रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए लॉर्ड कर्जन ने। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जाए। उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं का महत्व कम किया जाए। एक तो प्रयास करो उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धनराशि को बढ़ाओ और बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम करो। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा है उच्च शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातत्व विभाग की स्थापना। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारत में अनेक ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन्हें उचित देखभाल की जरूरत है, बिना देखभाल के वे नष्ट होती जा रही हैं। इन्होंने इन भवनों और स्मारकों के संरक्षण के लिए पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया, जिसके अनुसार भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना करो।
इससे क्या होगा, भारत के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट हैं, ऐतिहासिक जो धरोहर है भारत की, स्मारक वगैरह में बचे रहेंगे। जब बच्चे इतिहास की शिक्षा लेंगे ना, तो वे उन मोनूमेंट को देखकर काफ़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसका पहला लाभ तो ये हुआ कि भारत में ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों की देखभाल तथा रखरखाव शुरू हो गया। दूसरा लाभ इसका ये हुआ, ऐतिहासिक खोजें शुरू हुई तथा भारत में इतिहास का पता लगाना संभव हो गया और उसे मूर्त रूप से सुरक्षित रखना संभव हुआ, जिससे इतिहास के छात्रों को उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कराना संभव हुआ। इसके दो लाभ हुए, पहला तो ऐतिहासिक धरोहर भारत की बचने लगी, और दूसरा भारत की हिस्ट्री का भारत वालों को ही पता चला, भारत की हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना आसान हुआ, जिससे जो बच्चों को इतिहास पढ़ाना आसान हो गया। दो फायदे हुए उसके। कृषि शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने क्या सुधार किया? लॉर्ड कर्जन ने भारत में कृषि शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को समझा। उन्होंने प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना की और प्रत्येक प्रांत में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक क्षेत्र में एक कृषि विभाग की स्थापना हो और एक कृषि महाविद्यालय हो, कृषि कॉलेज, एग्रीकल्चरल कॉलेज में कृषि संबंधी ज्ञान को प्रारंभ से ही सिखाने के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने कृषि संबंधी पुस्तकों को भी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर बल दिया। उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तभी से भारत में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी हो रहा है। अब लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में काफी काम किया। इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना होगी और प्रत्येक प्रांत में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक कृषि अनुसंधान केंद्र भी स्थापित कर दिया बिहार में। इसने क्या किया? कृषि में रिसर्च करनी शुरू कर दी, भारतीय कृषि में। तो ये काम लॉर्ड कर्जन ने किए थे। कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? जो कला महाविद्यालय हैं उनमें हम साहित्यिक ज्ञान दे रहे हैं, व्यवहारिक नहीं, इनमें व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। अब तक कला महाविद्यालय जो आर्ट्स कॉलेजेज है उनमें केवल साहित्यिक विषय पढ़ाए जा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ने इसमें जीविकापार्जन संबंधी विषय शुरू किए। जीविकापार्जन संबंधी कलाओं, शिल्प कलाओं आदि की शिक्षण की व्यवस्था कराई। आसान सी हेडिंग है तो आप समझ लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। लॉर्ड कर्जन ने एक केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। वुड द्वारा घोषित शिक्षा नीति के तहत पहले ही सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना कर दी गई थी। जो वुड की घोषणा पत्र आया था उसने सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना कर दी थी। अब आवश्यकता थी इन विभागों के कार्यक्रमों को सही दिशा देने की और उसमें एकरूपता लाने की। अब जो लॉर्ड कर्जन थे उन्हें क्या आवश्यकता महसूस हुई कि ये विभाग पूरा सही काम नहीं कर रहे, कोई एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो ये प्रांतों के शिक्षा विभाग हैं इन पर नियंत्रण रखे, इन्हें उचित दिशा निर्देश दे सके। लॉर्ड कर्जन ने इस हेतु केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। मतलब एक शिक्षा विभाग भारत का होगा, केंद्रीय शिक्षा विभाग। ये केंद्रीय शिक्षा विभाग प्रांतों के शिक्षा विभागों को उचित दिशा निर्देश देगा, जिससे प्रांतों के जो शिक्षा विभाग है वे अच्छा काम कर पाएंगे। इस केंद्रीय शिक्षा विभाग में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद का सृजन किया जाए। मतलब इसका जो हेड होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा, शिक्षा का डायरेक्टर जनरल होगा। इससे पहला लाभ तो यह हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हो गया। अब यही लॉर्ड कर्जन चाहता था कि सरकार क्या करे, शिक्षा पर अपना नियंत्रण करे। दूसरा लाभ यह हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षा की नीतियों को लागू किया जाता था उन्हें पूरे राज्य में लागू करना आसान हो गया, क्योंकि जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है यह दिशा निर्देश देता था जो प्रांतीय शिक्षा विभाग है उन सबको, और एक ही बात कहता था। तो प्रांतीय शिक्षा विभाग उस बात को मानते थे। इस वजह से आसानी से सेंटर से स्टेट में और लोगों तक बात पहुंचनी आसान हो गई। नैतिक शिक्षा पर बल, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं तो इसका, लॉर्ड कर्जन का। क्योंकि अब तक भारत में क्या हो रहा था, धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा पर ही बल दिया जा रहा था। धार्मिक शिक्षा दी जाएगी नहीं दी जाएगी, आंदोलन करेंगे, युद्ध करेंगे, हम तो अपनी बात मना के रहेंगे। धार्मिक शिक्षा, अब धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं दी जा सकती, ये बात ये जो सारे शिक्षा नीति आती है वही कहती थी। धार्मिक शिक्षा न देने की वजह से बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि चारित्रिकता और नैतिकता का विकास बच्चों में धार्मिक शिक्षा की वजह से ही होता है। इस चीज का समाधान लॉर्ड कर्जन ने निकाला। इन्होंने क्या कहा, हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में नहीं देंगे लेकिन नैतिक शिक्षा देंगे।
इन्होंने धार्मिक शब्द के स्थान पर नैतिक शब्द का प्रयोग कर दिया, वो बहुत अच्छा किया। ये कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा देंगे हम अपने बच्चों को, सभी धर्मों की जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, वे नैतिक शिक्षा में हम बता देंगे कि झूठ मत बोलो, ये मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो, वो करो, वो करो, वो करो, इस तरह की बातें। तो इन्होंने नैतिक शिक्षा पर बल दिया, धार्मिक शिक्षा पर नहीं। धार्मिक शिक्षा की जगह इन्होंने नैतिक शिक्षा का प्रयोग किया और ये अब तक चला रहा है। छोटे बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जाती है। भारत में बहुत पहले से ही धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के संबंध में विवाद चला आ रहा है। लॉर्ड कर्जन ने इस विवाद का अंत धार्मिक शब्द हटाकर किया। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जा सकती। अब नैतिक शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से तो नहीं दी जा सकती। इसके लिए शिक्षकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, वे कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए और शिक्षण संस्थाओं का पर्यावरण उच्च प्रकार का होना चाहिए। नैतिकता का ये जो नैतिक शिक्षा है, ये कोई रटने का विषय नहीं है, ये एक जीवन में उतारने का विषय है। इसके लिए गुरु शिष्य के संबंध अच्छे होने चाहिए और विद्यालयों में अनुशासन होना चाहिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। इन्होंने धार्मिक शिक्षा की एक तरह से विद्यालयों में शुरुआत कर दी, लेकिन उसका नाम क्या रखा? नैतिक शिक्षा रखा। सभी धर्म के बच्चों के लिए एक ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी नैतिक शिक्षा के नाम से। तो ये चीज इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने अच्छी की थी। ये लॉर्ड कर्जन की हमारी शिक्षा नीति थी। 8 हेडिंग थी इसमें, वे 8 हेडिंग हम कवर कर चुके हैं। आई होप लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और शिमला सम्मेलन क्या था वह आप समझ पाए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीएड एग्जाम के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।